अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 17 अगस्त है। 17 अगस्त 1988 को पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा वाक़या पेश आता है जिसमें हमारे टॉप जनरल जो हैं, एक तैयारा तबाह होता है, उसमें मारे जाते हैं। हमने एक प्रोग्राम ऑन एयर किया, अभी एक और प्रोग्राम कर रहे हैं। मेरे साथ है सरदार खिजर महमूद साहब, जो पाकिस्तान की तारीख को अच्छी तरह जानते हैं, सियासत को भी, इस्टेब्लिशमेंट को भी, और क्योंकि वो एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के, वो कानून को भी अच्छी तरह जानते हैं। और मेरे साथ नॉर्वे से होंगे कुरैशी साहब, जो 50 साल से नॉर्वे में है लेकिन पाकिस्तान के हालात से खूब अच्छी तरह वाकिफ हैं। जी, दोनों को अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी सरदार साहब, कैसा देखते हैं इस दिन को जिसमें हमारे टॉप जो फौजी अफसरान है वो मारे गए? जी, इसके लिए अगर मैं कहूँ तो फौज जिनके सरबराह थे जनरल मोहम्मद जिया, तो उसके बाद आर्मी को एक तमगा मिला था, तमगा जमहूरियत के नाम से। और कभी आप किसी फौजी को देखें आज भी, तो जो 88 से पहले भर्ती हुआ है, तो उसके कंधे पे, उसके जो है वो जेब पे ऊपर जहाँ लगते हैं तमगे लगते हैं, तो उसने एक जनरल जिया के मरने का एक तमगा सजाया हुआ है। तो आप उससे उससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि उनके रहने का और उनके जाने का हवाओं को क्या फायदा हुआ होगा। और जब 12-13 साल हो रहे हैं, 12-13 साल में मुल्क के अंदर इस तरह की तारबनाइजेशन हुई है, मुल्क के अंदर इस तरह इंतहा पसंदी हुई है, मुल्क के अंदर इस तरह एक तरफा कानून पास हुए, मुल्क के अंदर इस तरह कानून के साथ खिलवाड़ किया गया, मुल्क के तरफ के अंदर इस तरह आइन से खिलवाड़ किया गया है। आइन के बारे में वो उसको कागज का टुकड़े से ज्यादा हैसियत दी थी उन्होंने, और उसके वो 90 दिन के लिए आए थे। अगर वो इस्लाम से मोहब्बत की उनकी बात करें, तो इस्लाम से मोहब्बत की अगर उनको किसी देखना है, तो फिर उर्दन के शाह हुसैन के कहने पे उसके फलस्तीन के जो फिदाइयान थे, उनके कैंप के साथ जो जहाज या ब्रिगेड थे, तो उन्होंने किया था, तो वो कौम के सामने है। तो इसलिए उनका दौर जो है वो 90 दिन का वादा करके आए थे, 12 साल मुसल्लत रहे, और मरने के बाद उन्हीं की फौज जिसके सरबराह थे, तो उन्होंने अपने उस कंधे पे उनके नाम का एक तमगा सजाया है कि वो गए और मुल्क में जमहूरियत बहाल हुई है। कुरैशी साहब, आप इस वाक़या को किस तरह देखते हैं? उस वक्त आप यकीनन नॉर्वे में होंगे, तो एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया, एक बहुत बड़ा सान्या है हमारे पाकिस्तान की तारीख में, जिसके ऊपर अभी लब कुशाई कर देते हैं लेकिन सही तरह तहकीकात नहीं हुई। बताइएगा इस सान्या के बारे में। जी जी, वो कहते दुश्मन मरे तो खुशी न करिए, सजना भी मर जाना। जी, बहरहाल, लेकिन एक माइल स्टोन था ये पाकिस्तान में, फौज के लिए भी और सिविल सोसाइटी के लिए भी। जी, तो उसी 88 जो 88 में ये वाक़या हुआ है, उसी में बहुत वाक़यात और भी हुए हैं, पाकिस्तान में, ईरान में, अफगानिस्तान में। तो ये अफगानिस्तान में जहाद हो रहा था ना इनके जरिए, ये किराए के फौजियों की तरह ये था, ये सारा ग्रुप जो था। तो जनरल साहब थे इनके कई, और इनके अमेरिकन एम्बेसडर भी इनके साथ था, अमेरिकन फौजी अताशी भी इनके साथ था। इससे पहले ओजडी कैंप का वाक़या हुआ पिंडी इस्लामाबाद के नजदीक, इसमें स्टिंगर रॉकेट मिसाइल जो फट गए, बहुत नुकसान हुआ। और इसी वाक़े से पहले, जियाउल हक के वाक़े से पहले, ईरान एयर गिराया गया। ईरान एयर का जहाज जो तेहरान से दुबई जा रहा था, उसमें पाकिस्तान के मिलिट्री अताशी थे उस जहाज में। वो शहीद हुए, 250-300 बंदे और शहीद हुए। तो अब देखें उसका रिएक्शन है। मेरे तो ख्याल में ये शाह साहब इसके थे पायलट, उन्होंने खुद जहाज गिराया गैरत खा के। अच्छा, तो सरदार साहब आप पायलट जो उनका असिस्टेंट पायलट था ना जी, ब्लैक बॉक्स जो होता है जिसमें रिकॉर्डिंग होती है, उसमें वो कहते हैं शाह साहब आप क्या कर रहे हैं। अच्छा, तो जी हाँ जी, अब सरदार साहब आप बताइएगा कि कहाँ कोई ऐसी गलती हुई? कल भी बात की थी इस पे, क्योंकि अभी एक नया कानून जो पास हुआ सिपा साहबा के नाम से, फिका जाफरिया के, और याद रखें ये वही तसलसल था जो जनरल जिया ने शुरू किया था, और अगला टारगेट फिका जाफरिया थी। फिक्र जाफरिया के खिलाफ, चूंकि वो कुछ अपने जो चेते जमात इस्लामी के प्रोफेसर अब्दुल गफूर और इस तरह के लोग जो थे, जो उनके साथ थे, उनके कहने पे उन्होंने इस्लामाइजेशन की तरह कानून पास करने शुरू किए थे, और फिका हनफिया को नाफज करने के चक्कर में थे। नाफज क्या करा उन्होंने, लेकिन बार वो उसका इस तरह नारा लगाया होता, उसमें फिका जाफरिया के दरमियान इख्तिलाफात मौजूद थे उनके, लेकिन उनको जो मारने वाले थे, अभी हमारे पाकिस्तान में जो बात की है कि उसका जो ओजरी कैंप वाला, याद रखें कि वो
कोई हादसा नहीं था, वो करवाया गया था। स्टिंगर मिसाइल बेचे गए थे। जिस तरह अभी बात चल रही है कि बहुत सारे सोशल मीडिया पे बहुत सारे जो इदारे बातें कर रहे हैं कि जी न्यूज एजेंसी के जी अभी भी यूक्रेन के लिए कुछ हथियार वहां से बेचे गए हैं बहुत सारे। तो वो जब वो उन हथियारों की जब जांच पड़ताल हुई, आपने अगर उस जहाज का कुछ कहता उसको, तो उसके लिए ज्यादा 15 मार्क्स की किताब है जिसमें उसने लिखा था कि हमने किराए के टट्टू भर्ती किए थे, और वो टट्टू सारे जो है वो CIA कहने पे भर्ती किए थे। CIA उसके बाद वाया सऊदी अरब सारे उनको हुआ था, और बोरियां भर भर के पैसे दिए जाते थे। जब बांग्लादेश टूटा था, तो आपको याद होगा, बांग्लादेश अगर पाकिस्तान के साथ न टूटता, अलग न होता, तो ये बात जो पाकिस्तान जान के लिए गए थे तो ये ना जा सकते थे। और बांग्लादेश की जंग जारी थी, उन्हीं दिनों उसके पाकिस्तान के जो ऑफिसर थे उनकी अटक किले के अंदर जो अफगानी जो थे, जो बाद में जाति बने, जिनको बाद पैसों की बोरियां भर भर के दी जाती रही है, तो वो उनको वहां से उनके मुलाकात शुरू हो गए थे। अब हम दूसरी जगह रहते हैं मशहूर वाली बात पे कि जो पायलट मशहूर की बात की जाती है, ये वो उसी प्रोपोगेंडे का हिस्सा है कि जो सारे मामले को एक उठा के दूसरी साइड फेंक दिया जाता है। जनरल का अपना लड़का जो है वो उसके बाद वो बार बार कहता रहा कि हमीद गुल ने किया है, और हमीद गुल जो है वो लास्ट टाइम तक कहाँ पे रहा, किसके साथ मुलाकात थे, और हमीद गुल ने उसके जहाज में जो सीमा खाती जो भावलपुर से वापस उड़ा था, और हमीद गुल ने उनको लेके गया था, वहां पे आए टैग मंगवाए हुए, तो आप उनका जो वो बहुत उनकी कारकर्दगी देख लें। और उस जहाज में आम की पेटियां रखी गई थी और हमीद गुल नहीं आया था। हमीद गुल पे जनरल जहां का लड़का जो है खुद, जो अभी भी जिंदा है, वो खुद उस पर इल्जाम लगाता रहा कि सारा करता करता जनरल जहां है, और आम की पेटी को रखा गया था। ये बात हमने सुनी थी कि गैजेट था उसके पास, लेकिन ये कहानियां ऐसी कहानी होती है। जब बेनजीर मारी गई, तो बेनजीर के बाद एक कहानी आ गई थी कि जी वो गाड़ी का कैच जो है सर को लगा है, तो वो मर गई है, जबकि आपको मालूम है कि वो सारी कहानी क्या किया था, क्या मामला क्या सारे। तो इस तरह की कहानियां प्रोपोगेंडे किए जाते हैं, लेकिन जो असल मामला ये था कि वो डबल एजेंट था, और डबल एजेंट के जब काम खत्म हो जाए या जब उसकी ग्रिफ्ट कमजोर हो जाए, चूंकि दूसरी तरह से बेनजीर वापस पाकिस्तान में आ चुकी थी या उसका आने का प्रोग्राम बन चुका था, तो जनरल की ग्रिफ्ट कमजोर हो चुकी थी। सियासी उसने भरोसा खड़ा किया था वो जिनेजो वाला, तो जिनेजो में उसे बगावत कर चुका था, जिनेजो को भी निकाल चुका था। तीसरी बात ये है कि खता की तकदीर भी होती है। इस तरह के जब जालिम और गुलाम सल्लत होते हैं, तो फिर खता की तकदीर हरकत आती है, और फिर कोई ना कोई बात होता है। अच्छा, अभी कुरैशी साहब आपने कहा कि अफगानिस्तान का जिहाद, इन्होंने बड़ी शोहरत कमाई और पैसा भी कमाया। आप उस जिहाद को किस निगाह से देखते हैं कि पाकिस्तान ने फायदा उठाया कि नुकसान उठाया? जी बताइएगा इस बारे में। जो कोल्ड वॉर थी ना, इसमें कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के दरमियान जी, उसमें पाकिस्तान एक मोहरा था उनका, सीटों सेंटों की वजह से तो निकल चुके थे हम भुट्टो के वक्त में ही, लेकिन फिर भी ये मोहरे चल रहे थे उनके। लेकिन बहरहाल एक बहुत बड़ा निशान था अमेरिका के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, पूरी दुनिया के लिए भी। और रेगन उस वक्त सदर थे इसके जो है हुकूमत रिपब्लिकन जो है वो मिलिट्री वालों को पसंद करते हैं, डेमोक्रेट जो है वो पसंद नहीं करते मिलिट्री हुकूमतें। तो ये भी अमेरिका का भी अपना है जो सिस्टम, उसके साथ में बात कर रहा हूँ जी। अफगान जिहाद के बारे में बताइएगा कि फायदा हुआ कि नुकसान हुआ पाकिस्तान को? सबको नुकसान हुआ। ये तो पूरी इस्लामी दुनिया को नुकसान हुआ। किसी ने क्या पाया, अभी कहते हैं बिलियन ट्रिलियन डॉलर इस्तेमाल किए गए हैं। अफगानिस्तान पहले से भी गरीब है। अच्छा, अब सरदार साहब आप बताइएगा कि हाँ जी, देखिए अफगान जहाज जो है, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को क्या है, पाकिस्तान के बाद सबसे पहले तस्लीम करने वाला मुल्क ईरान था। अच्छा, और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को मेरे ख्याल में आज तक भी तस्लीम, उस टाइम तक तो तस्लीम नहीं किया हुआ था, और इसने तस्लीम नहीं किया था। दूसरी बात ये है कि इसका फायदा हुआ, उससे पहले जो जर्नैल जो है वो जाके कई बार में सिक्योरिटी कंपनी में नौकरी तलाश करते थे, आज वो जीरे खरीदते हैं। अब मालूम है सबको कि कहाँ जीरे खरीदे जाते हैं, और उसके बाद खरपति और उनकी औलादें जो है वो पाकिस्तान के बिलियनियर्स है, और उनके पूरा पाकिस्तान की 13% पहले उस पे कब्जा था उनकी जमीन पे। अब वो जो नई जो एक रिफॉर्म आई है जमीन है, उसमें 17.5% हो चुका। याद रखें कि दुनिया के अंदर किसी भी बड़े इनकलाब के लिए 10% की जो है जरूरत होती है, या 17% पे वो काबिज है उसके बाद, और इसी के बाद सारे हुए। दूसरा, अफगानिस्तान को क्या मिला? अफगानिस्तान के किसी बच्चे से आज पूछ ले। अभी पिछले दिनों एक रिसेंटली एक आई थी, आपको याद होगा, वीडियो आई थी जिसमें जनाब हमारे बड़े प्यारे जनरल जो है, जमहूरियत पसंद जनरल जो जनरल बाजवा साहब फ्रांस के दौरे पे आए थे, तो एक अफगानी ने उनके डब्बे रोड की
और अगर उसके जहाज के सम्राट देख लें तो फिर यहाँ देख लें, अगर जहाज की जो कमाइयां देखनी है तो वो जनरलों की बहुत देख लें। अफगानिस्तान आज भी दुनिया का पसमानदा तरीन मुल्क है, आज भी वहाँ गुर्बत है, अफलास है, वहाँ 2 वक्त की रोटी नहीं है, लेकिन उसके लिए आपने पूरी दुनिया को अपना अपने इस्तेमाल किया और उसके बाद उनको इस्तेमाल किया, उनकी रोजी रोटी इसी लड़ाई में है, इसी में है। अब अगर इसके सम्राट की अगर अब बात करनी है तो वो जो हो चुका वो देखा जाएगा, लेकिन जिस तरह अमेरिका वहां से तमाम हर पत्थर के अंदर जहर भर के निकला हुआ है और आने वाले वक्त में 2-4 साल में पाकिस्तान के करीब करीब कुछ बहुत वाक़े हो रहे हैं। ठीक ठीक, आवाज में कुछ कुरैशी साहब, आपकी आवाज में कुरैशी साहब आप हैं मौजूद के चले गए हैं? हाँ जी मैं हूँ। बताइएगा कि पाकिस्तान ने अब इस तरह के हादसा से क्या सबक सीखा और ऐसे हादसा का क्या सद्देबाब होना चाहिए? 2 मिनट आपके पास। पाकिस्तान भी गरीब से गरीब तर हुआ है, ईरान भी गरीब से गरीब तर है, इराक देख लें, सारी इस्लामी दुनिया मुसीबत में है, लेकिन अब दूसरी दुनिया भी मन में नहीं है। नहीं, इस वाकया पे बात हो रही है, इस वाकया का सद्देबाब किस तरह किया जा सकता है ताकि आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में इस तरह के बड़े बड़े हादसा या सानियात ना हो, इस पे बात बताई कीजिएगा। 17 अगस्त की बात हो रही है। जी वो तो इंसाफ है ना, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना कायद-ए-आज़म ने फरमाया था, इत्तेहाद तंजीम ईमान, ठीक है, वो हर के अपनी नीयत ठीक करें और अपना उस पे खुदा ताला को हिसाब किताब देना, दुनिया में ही, आखिरत में तो देना ही है। अच्छा, अब आप सरदार साहब आप बताइएगा कि ऐसे सानियात क्यों हो जाते हैं और इसके सद्देबाब और क्या पाकिस्तान ने सीखा इससे? देखें नसीर साहब, जब तक कठपुतलियां बन के किसी के इशारों पर नाचेंगे तो ऐसे सानियात भी होंगे, और ये एक जनजिया का वाकया नहीं है। आप दूसरी इस्लामी समिट के कॉन्फ्रेंस में जब अफगान जहाज के लिए सारे तैयार किए गए थे तो तमाम हुक्मरान जो लाहौर में इकट्ठे किए गए थे, आप उनका हाल देख लें, और आलम इस्लाम का पूरा जो 56-57 इस्लामी मुल्क हैं उनके हाल देख लें, और उसके बाद फिर आपको अंदाजा होगा कि ये मामला सदेबाब है। जो बात इन्होंने की है कि सदेबाब का तरीकाकार ये है कि दुनिया से मोमन कहते हैं, मोमन वक्त के साथ जो है वो हमंग होता है, असर के साथ हमंग होता है। जब तक आपने दुनिया के साथ मिलकर नहीं चलना है, दुनिया के साथ कदम मिलाकर नहीं चलना है, आपने अगर ये आज की जालत, जुनूनियत और फस्तायत को साथ लेकर चलना है और टाउट बन के कठपुतली बन के रहना है तो फिर ये आपके साथ यकीनन ऐसा ही होगा। लेकिन अगर आप माशरे के साथ चलते हैं, दुनिया के साथ चलते हैं, अपने आप को अब कदम दो दुनिया के साथ मिलाते हैं, तो फिर मुमकिन है कोई रिजल्ट आना शुरू हो जाए। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा साथ दिया। नाज़रीन, ये था एक 17 अगस्त के सिलसिला में स्पेशल प्रोग्राम। हमारे प्रोग्राम देखते रहें, हम आपको पूरी दुनिया से जो हमारे तबसरा नगार हैं उनके तब से आपको बताते रहा करेंगे, सुनाते रहा करेंगे। नसीर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।